अच्छा, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विस्कस ड्रैग इन टर्मिनल वेलोसिटी। इस टॉपिक में 3 टर्म्स हमने अंडरस्टैंड करनी है। पहली जो टर्म है वो आपके पास है जी, विस्कोसिटी क्या होती है। यानी विस्कस ड्रैग और टर्मिनल वेलोसिटी से एक पीछे अगर हम थोड़ा सा बात कर लें वो है विस्कोसिटी की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ मीन बाय विस्कोसिटी। तो आसान अल्फाज में आपको डेफिनेशन बताता है। अगर आप पहली लाइन पढ़ेंगी तो लिखा है कि विस्कोसिटी इज़ द मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। किसी भी फ्लूइड को फ़्लो करने में जितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है या जो उसको मुश्किल पेश आती है, उसी मुश्किल की मैथमेटिकल मेजरमेंट क्या कहलाती है, विस्कोसिटी कहलाती है। ठीक है। जैसे आगे वो आपको मिसाल देते हुए कहता है कि अगर आप एक थर्मोपोल का बना हुआ कप ले लें, ठीक है, यानी ये जो डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं ना, ये कहता है कि अगर ये आप लें और इसके बॉटम पे आप एक छोटा सा सुराख कर लें, आपके पास दो कप्स हैं, एक में आप शहद डालें और दूसरे में आप पानी डालें, तो शहद ज़्यादा जल्दी से जो है वो उस के बॉटम में से लीक होते हुए उस सुराख में से वो बाहर आके कप खाली होगा या वाटर। तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपके पास जो शहद वाला कप है वो थोड़े टाइम से खाली होगा, और जो आपके पास वाटर वाला कप है वो एकदम से जो है वो ड्रेन हो जाएगा वहाँ से वाटर, क्योंकि जो वाटर है वो इजीली फ़्लो कर सकता है तो वो उस होल से आराम से जो है वो फ़्लो कर पाएगा। जबकि जो हनी है वो चूँकि गाढ़ा है, वो ज़्यादा विस्कस है, तो वो उस सुराख से ज़्यादा जल्दी ड्रेन नहीं हो पाएगा। तो यही चीज़ वो कहता है कि जो आपके पास विस्कोसिटी है वो बेसिकली ये बताती है कि कोई फ्लूइड कितना ज़्यादा गाढ़ा है। कोई फ्लूइड जितना गाढ़ा होगा हम कहेंगे उतनी उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, यानी उसको फ़्लो करने में उतनी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और जिसकी विस्कोसिटी कम है, हम यानी जो आसानी से फ़्लो कर सकता है, हम कहेंगे उसकी विस्कोसिटी कम है, वो इतना ईज़िली फ़्लो कर पाएगा। बेसिकली जो आपके पास विस्कोसिटी होती है वो फ्लूइड्स के दरमियान डिफरेंट लेयर्स की वजह से होती है। देखिए, नॉर्मली जैसे हम कहते हैं कि हम एक लकड़ी के टुकड़े को दूसरी लकड़ी के टुकड़े के ऊपर अगर स्लाइड करवाते हैं ना, तो उन दोनों लकड़ी के टुकड़ों के दरमियान में एक रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करती है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। इसी तरह से जब फ्लूइड्स फ़्लो करते हैं ना, तो फ्लूइड्स भी बेसिकली स्मॉल लेयर्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यानी फ्लूइड्स में छोटी छोटी लेयर्स होती हैं। तो जब वो फ्लूइड फ़्लो करते हैं तो वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, तो वो जो फ्लूइड्स की लेयर के दरमियान वो जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है उसी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तो वो फ्रिक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी आपके पास उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, यानी उतना उसका गाढ़ापन ज़्यादा होगा, इतना उसके लिए फ़्लो करना मुश्किल होगा, एंड वाइस वर्सा। जो कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में यहाँ पे बताई गई है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड टू फ्लो इज़ कॉल्ड इट्स विस्कोसिटी। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई है। यहाँ पे दो चीज़ों की विस्कोसिटी डिस्कस हो रही है, एक गैसेस की और दूसरी जो डिस्कस हो रही है वो हो रही है जी लिक्विड्स की। तो दोनों में आसान सी बात कहता है कि जिस तरह से लिक्विड्स में गाढ़ापन पाया जाता है, इसी तरह से गैसेस में भी गाढ़ापन पाया जाता है, यानी गैसेस भी आपके पास विस्कस हो सकती हैं, बट गैसेस की विस्कोसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड्स। यहाँ पे फिर अगली पॉइंट वाली बात कि आपके पास जो विस्कोसिटी है, अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो याद रखिएगा, ये मैं चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशल इसको बता रहा हूँ कि जो आपके पास लिक्विड है उसकी जो विस्कोसिटी है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली ईटा से, लिक्विड्स के लिए उसकी जो विस्कोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जबकि अगर हम गैसेस की बात कर लें तो गैसेस के केस में जो विस्कोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक हो गया। जैसे हम शहद की एग्ज़ाम्पल लें अगर, तो देखें ना, शहद को अगर हम गर्म करेंगे तो गर्म शहद आसानी से फ़्लो करता है, यानी जितना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी उसकी विस्कोसिटी कम होगी, यानी गाढ़ापन कम होगा, वो आसानी से फ़्लो करेगा। ठीक हो गया। लेकिन जितनी आपके पास एयर वार्म होगी उतनी उसकी जो स्पीड है ना, यानी वो फ़्लो करना उसके लिए मुश्किल होगा। तो जितना वो वार्म होगी यानी टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, उतनी उसकी जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होगी। तो इसलिए गैसेस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होती है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये पॉइंट वाली बात है, इसको याद रखिएगा। इसी विस्कोसिटी की जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं जी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके यूनिट्स आप यहाँ से देख के काइंडली याद रख लें कि न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या इसी को किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, या इसको पास्कल सेकंड भी कहते हैं। ये विस्कोसिटी की यूनिट्स हैं। तो इसमें अभी तक हमने जो बातें डिस्कस की हैं उसमें यह है कि व्हाट इज़ मीन बाय विस्कोसिटी, गैसेस और लिक्विड की विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है इसका, या इसको याद रखना है, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू,
और ये जो टेबल है इसमें से डिफरेंट सब्सटेंस की जो विस्कोसिटी की वैल्यू है ये आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। अगली बात अब डिस्कस करते हैं वो है विस्कस ड्रैग, या इसी को हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स भी। अब ड्रैग फोर्स क्या होती है, देखें कि जब हम फ्लूइड में से मूव करते हैं, फ्लूइड से मतलब जैसे अगर आप पानी में चल रहे हों या तेज़ हवा चल रही हो तो उसमें हम चल रहे हों, तो चूँकि तेज़ हवा यानी गैस और पानी यानी कि लिक्विड, तो दोनों में जब हम चलते हैं ना तो हमें उस हमें चलने में जो है वो एक रुकावट का सामना करना पड़ता है। जैसे तेज़ कार से अगर हम अपने हाथों को बाहर निकालेंगे तो आप जानते हैं कि हमारे हाथों को एक पुश फील होता है, एक धक्का की फील होता है हवा का। वही जो आपके पास जब कोई भी सॉलिड चीज़ किसी फ्लूइड से मूव करती है, यानी सॉलिड चीज़ वाटर से मूव करे, यानी हम पानी में चल रहे हों या हम गैसेस में से मूव कर रहे हैं यानी एयर से मूव कर रहे हों, तो वो हमारी मोशन को अपोज करने की कोशिश करते हैं वो फ्लूइड्स, तो वही जो अपोजिंग फोर्स लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं जी, ड्रैग फोर्स कहते हैं। ठीक है। वो ये बात यहाँ पे लिखता है कि वो जो रिटार्डिंग फोर्स है यानी रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड, फ्लूइड में फिर आपके पास जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि लिक्विड्स भी आ जाएंगे लाइक वाटर और गैसेस भी आ जाएंगे लाइक एयर, जिसको हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स या विस्कस ड्रैग। अच्छा जी, फर्दर ये बात याद रखिएगा कि ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। उसके बाद ड्रैग फोर्स किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, सच एज साइज़ के ऊपर, शेप के ऊपर, ओरिएंटेशन के ऊपर, उसके अलावा विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड के ऊपर और रिलेटिव स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू। देखें जितना कार आराम से चल रही होगी तो आराम से चलती हुई कार से अगर हम हाथों को बाहर निकालेंगे तो इतना ज़्यादा जो है वो आपके पास इफ़ेक्ट फील नहीं होगा हवा का। बट अगर कार तेज़ चल रही होगी तो हमारे हाथों को हवा का धक्का भी ज़्यादा लगेगा, यानी जो स्पीड है वो मैटर करती है। इसी तरह से हाथों की जो ओरिएंटेशन है, अगर हम हाथ को सीधा रखेंगे तो वो ऑब्वियसली जो ड्रैग फोर्स है वो ज़्यादा लगती है, बजाय इसके कि अगर हम ऐसे जो अपनी फिंगर वाली साइड्स हैं उसको अगर दूसरी डायरेक्शन में कर लें तो हमें जो उसका धक्का है वो कम फील होता है। तो जैसे जैसे हम अपने हाथ को घुमाते जाते हैं, डिपेंड करता है किस ओरिएंटेशन में हमने हाथ को रखा है, तो हमें उस हवा का जो धक्का है वो भी उसी हिसाब से कम या ज़्यादा फील होने लगता है। तो इट मीन्स कि आपके पास स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करती है, ओरिएंटेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर कहीं पे शहद का बना हुआ तालाब हो, उसमें से आपको चलने के लिए कहा जाए, उस शहद के तालाब में से चलना आसान है या पानी के, तो ऑब्वियसली जो वाटर है उसके तालाब में चलना मुश्किल है, क्योंकि हनी जो है वो ज़्यादा ड्रैग फोर्स लगाएगा और वाटर कम ड्रैग फोर्स लगाएगा, क्योंकि वाटर कम विस्कस है। तो इसलिए विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो होप से कि ये जो फैक्टर्स जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं इनको आपने ग्रैब किया हुआ होगा। उस तरह से फिर आपके पास जो इसमें पॉइंट है वो है स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स बेसिकली एक साइंटिस्ट था जिसने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स को सबसे पहले मैथमेटिकली कैलकुलेट किया था। तो उसने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, दिस इज़ दी स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स लॉ, कि आपके पास जो ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट आर और उसकी वेलोसिटी के, और साथ में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। इन तीन फैक्टर्स को उसने रिलेट किया था, वेलोसिटी, रेडियस और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तीन चीज़ें। तो जो आपके पास ड्रैग फोर्स आई थी एफ डी, ये इक्वल आई थी एफ डी इज़ इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी के। ठीक है, इसमें देखें तो ईटा आपके पास आ गई विस्कोसिटी, और आपके पास रेडियस और वी आपके पास वेलोसिटी। 6 पाई जो है ये बेसिकली एक कांस्टेंट होता है। तो दिस इज़ दी स्टेटमेंट ऑफ ड्रैग सॉरी स्टोक्स लॉ, और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई है, यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है। होप सो ड्रैग फोर्स में हमने जो तीन बातें डिस्कस की हैं कि ड्रैग फोर्स होती क्या है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया था, ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दी थी यानी स्टोक्स लॉ, वो स्टोक्स लॉ की क्या स्टेटमेंट है और स्टोक्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, ये चीज़ अब आपको क्लियर हो चुकी होगी ड्रैग फोर्स वाले टॉपिक में। ठीक हो गया। लास्टली हम लोग डिस्कस करते हैं जी अब टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखिए टर्मिनल वेलोसिटी क्या है आपके पास के, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से मूव कर रहा होगा तो गिरते गिरते वो एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेता है और उसके बाद वो उसी वेलोसिटी को फिर मेंटेन भी रखता है। उस टर्मिनल वो मैक्सिमम वेलोसिटी जो कि कोई ऑब्जेक्ट सबसे पहले एक्वायर करेगा और उसके बाद उसको मेंटेन करेगा, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं जी, टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। तो देखिए जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट नीचे की जानिब गिर रहा है, ठीक है, मैं आपको यहाँ से मिसाल से बात समझाता हूँ।
एक तो ये लिखा हुआ है ना, इससे हट के मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पे दो सिनेरियोज़ हैं, एक मेरे पास ये बॉल पड़ी हुई है, ठीक है, और एक मेरे पास यहाँ पे ये बॉल पड़ी हुई है। अब सिचुएशन ये है कि जब ये बॉल अभी है लेट अस से रेस्ट में, ये वाली बॉल है मेरे पास किस कंडीशन में, रेस्ट में पड़ी हुई है। जब ये रेस्ट में पड़ी हुई है तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, इसके ऊपर सॉरी एक ही फोर्स लग रही है, और वो है नीचे की जानिब इसकी वेट की फोर्स W इज़ इक्वल्स टू mg। ठीक हो गया। बट व्हाट डू यू थिंक कि अगर ये बॉल यहाँ रेस्ट के बजाय, अब कंडीशन वन में ये रेस्ट में थी, एक फोर्स लग रही है F इज़ इक्वल्स टू W विच इज़ इक्वल्स टू mg। अच्छा, अब अगर ये बॉल हम नीचे की जानिब गिरा दें, गिराना जब शुरू करेंगे तो बॉल जब गिरती है तो किस में से गिर रही होती है, हवा में से गिर रही होती है। तो इस सिचुएशन में इसके ऊपर दो फोर्सेस लगती हैं। एक तो आपको कंफर्म पता है कि एक तो इसकी वेट की फोर्स लगेगी mg, नीचे की जानिब F इज इक्वल टू W विच इज़ इक्वल्स टू mg, और दूसरी अब इसके ऊपर एक और फोर्स लगती है, चूँकि बॉल कहाँ से गिर रही है, हवा में से होते हुए नीचे गिर रही है, तो इसके ऊपर दूसरी जो फोर्स लगती है F2, तो वो कौन सी फोर्स लगेगी, वो इसके ऊपर अब ड्रैग फोर्स लगेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रा बात को, आई होप कि आपको सिनेरियो समझ आ गया होगा और आप ये पूरी चीज़ विजुलाइज कर पा रही होंगी। देखिए स्टार्ट में ये हुआ कि जब हमारे पास बॉल आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही गिरना शुरू करेगी ना, तो आप इस चीज़ को तसव्वुर में लाएं कि बॉल अब आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है, तो जैसे जैसे वो गिर रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी जब बढ़ती जा रही है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन यहाँ पे ज़रा गौर करें कि ड्रैग फोर्स जो है वो तो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी बॉल के गिरने के साथ साथ उसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब ड्रैग फोर्स बढ़ते बढ़ते जब ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर हो जाएगी, ठीक है, वेट तो एक ही जितना रहता है ना, चाहे वो रेस्ट में था, बॉल रेस्ट में थी, या अब बॉल आहिस्ता से नीचे की जानिब गिरना शुरू कर रही है। तो देखिए वेट भी उसका कोई सर्टेन है, लेटेस्ट से आपके पास वेट है 50 न्यूटन, ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि बॉल जब गिरना शुरू कर रही है नीचे की जानिब, तो इस वक्त इस पे जो फोर्स है वेट की F इज़ इक्वल्स टू W विच इज़ इक्वल्स टू mg, ये आपके पास है जी 50 न्यूटन। अब चूंकि नीचे गिर रही है तो नीचे गिरते गिरते इसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगी। अब ड्रैग फोर्स चूंकि वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है तो वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होगी, उसी दौरान ड्रैग फोर्स भी ज़ीरो से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, 0 1 2 3 4 5 6 करते करते एक ऐसा वक्त आएगा कि जब ड्रैग फोर्स भी कितनी हो जाएगी 50, यानी उसकी वैल्यू भी कहाँ पे रीच करेगी 50 पे। अब यहाँ पे एक चीज़ पे जो है वो गौर रखिएगा, क्रूशल पॉइंट है। देखें वेट लग रहे हैं नीचे की जानिब, ठीक है, तो जो ड्रैग फोर्स है ना, तो ड्रैग फोर्स तो हमेशा मोशन को अपोज करने की कोशिश करती है, तो ड्रैग फोर्स किधर लगेगी, वो लगेगी ऊपर की जानिब। नाउ व्हाट डू यू थिंक कि ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फ़ोर्स जो है वेट की वो उसको नीचे धकेलने की कोशिश कर रही है, और एक फ़ोर्स उतनी ही मिकदार में इसको ऊपर की जानिब धकेलने की कोशिश कर रही है। तो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगी, कैंसिल कर लेंगी। ठीक हो गया। तो जब ये कैंसिल कर लेंगी तो ऑब्जेक्ट के ऊपर अब कोई नेट फोर्स नहीं लगेगी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, जब ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स नहीं लगती तो वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है वो फिर उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। याद रखें कि वही जो वेलोसिटी उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हुई थी, उस पॉइंट के ऊपर इसने ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, ये उसने लिखा भी हुआ है कि द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन अ विस्कस मीडियम इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, एंड टर्मिनल वेलोसिटी इज अटेन्ड व्हेन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड ड्रैग फोर्स। ठीक हो गया। यानी जो नेट फोर्स लगती है, अगर हम देखें ना टोटल फोर्सेस कौन कौन सी लग रही थी, मैंने आपको बताया कि जो नेट फोर्स लग रही थी वो दो फोर्सेस की वजह से लग रही थी, एक वेट और दूसरी ड्रैग फोर्स। क्योंकि दोनों डायरेक्शन में अपोजिट थी इसलिए ड्रैग फोर्स के साथ हमने लिख ली माइनस। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि नेट फोर्स, चूँकि जितना वेट लग रहा है नीचे की जानिब उतनी ही ड्रैग फोर्स लग रही है ऊपर की जानिब, तो वेट और ड्रैग फोर्स दोनों, जैसे मैं अभी एग्जांपल में बता रहा था 50-50 हो गई थी, तो 50 - 50 नेट फोर्स आपके पास कितनी लगेगी, ज़ीरो। तो नेट फोर्स की जगह मैंने लिख लिया ज़ीरो, ये वेट अपनी जगह पे, ड्रैग फोर्स अपनी जगह पे। ठीक हो गया।
अच्छा, अब इस एफ डी को अगर मैं शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आ जाऊँ तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एफ डी इज़ इक्वल्स टू वेट। ड्रैग फोर्स की जगह हमने उसका फार्मूला लिख दिया 6 पाई ईटा आर वी, और वी के साथ ही हम छोटा सा करके टी लिखेंगे। क्यों? कि अभी ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल होते हैं, तो जब ड्रैग फोर्स और वेट आपके पास इक्वल होते हैं तो उसी वक्त जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे टर्मिनल वेलोसिटी वी टी। ओके, तो अब इक्वेशन को करें रीअरेंज। ये 6 पाई ईटा आर को इस साइड आके एम जी के साथ डिवाइड कर लें तो यू विल गेट द इक्वेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेट। बट अगर आपको चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी तो आपने सिंपल क्या करना है, देखिए कि आपके पास जो मैस है, जो डेंसिटी है, उसका फार्मूला क्या होता है? मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से देखें तो ये v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो m किसके बराबर आ जाएगा? रो v के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने करना ये है कि जो वॉल्यूम, चूँकि जो स्टोक्स लॉ है याद रखिएगा, चूँकि उसमें रेडियस आ रहा है तो रेडियस हमेशा एक स्फेरिकल चीज़ का होता है, तो ये स्टोक्स लॉ की लिमिटेशन है कि ये सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो सकता है। नाउ यू मस्ट नो कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर किसके बराबर होता है? वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो वही चीज़ हमने कर ली कि m और रो अपनी जगह पे, इसकी जगह मैंने लिख लिया 4/3 पाई r क्यूब। ठीक हो गया, ये जो जैसे यहाँ पे लिखा गया है। अब आपने सिंपली करना क्या है कि ये जो इक्वेशन है, सारी चीज़ें अगर मिक्स हो रही हैं तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, अब हमने ये मैथ्स के लिए एक इक्वेशन बना दी, इसको हम आके इस इक्वेशन में पुट करेंगे मैथ्स की जगह। तो देखिए ज़रा सिंप्लीफिकेशन कुछ ऐसे है कि वी टी इज़ इक्वल टू, मैथ्स की जगह मैंने लिख लिया रो 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये सारे का सारा इस छोटे से मैथ्स की जगह आ गया। जबकि बाकी इक्वेशन जी डिवाइडेड बाय क्या बचा हुआ था? 6 पाई ईटा आर, ये अपनी जगह पे है ना। इसकी सिंप्लीफिकेशन अगर आप करें तो पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल। अच्छा जी, यहाँ पे एक आर और ये क्यूब वाला आर ये कैंसिल। अच्छा, तो 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6। तो देखिए कहाँ क्या बन गया? ऊपर बच गया 2 रो जी आर स्केयर, 2 रो जी आर स्केयर डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ार, नीचे डिवीजन में 9, और यहाँ से क्या बचा हुआ है? ये ईटा, तो ये 9 ईटा। ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है किसकी? टर्मिनल वेलोसिटी की। तो आई गेस के टर्मिनल वेलोसिटी के हवाले से आपको बात क्लियर होगी कि इसमें हमने क्या डिस्कस किया है कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, इसकी डेफिनीशन। टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन क्या है कि जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है तो जब उस पर उसका वेट और उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स दोनों बराबर हो जाती हैं, तो उस वक्त जो जिस वेलोसिटी से वो गिर रहा होता है उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, तीसरी बात, जब वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाती है तो नेट फोर्स उसके ऊपर जो है वो, चूँकि दो फोर्सेस लग रही होती हैं, वेट और ड्रैग फोर्स, दोनों मिलके नेट फोर्स को कर लेती हैं ज़ीरो। वेट और ड्रैग फोर्स से हमने टर्मिनल वेलोसिटी के ये दो रिलेशंस कैलकुलेट कर लिए। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये है आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी। पैराट्रूपर्स जंप, तो वो ऐसा ही कहता है कि जब एक बंदा पैराशूट के बगैर, यानी फ़र्ज़ कर लें एक बंदा जहाज़ में बैठा है और वहाँ से वो स्काई डाइविंग करता है, जो ही वो नीचे की जानिब आना शुरू करता है, यानी जहाज़ से उसने छलांग लगा दी, तो अब केस वही है कि बंदा नीचे ज़मीन की तरफ आ रहा है तो उसके ऊपर उसका एक वेट लग रहा है नीचे की जानिब, बट चूँकि वो हवा से भी गिर रहा है तो स्टार्ट में उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। वेलोसिटी जो ही तेज़ी से बढ़ेगी तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगी। तो पहली दफ़ा जब ड्रैग फोर्स उसके वेट के बराबर होगी तो वो उसकी फ़र्स्ट टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। बट वो चूँकि पहली दफ़ा जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है, तो उस वेलोसिटी से वो अगर आके नीचे ज़मीन पे गिरेगा ना तो वो मर जाएगा। इसके लिए वो क्या करता है? वो फिर इस्तेमाल करता है पैराशूट का। जो ही वो पैराशूट ओपन करता है ना तो देखें उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, यानी रेडियस। पैराशूट भी एक स्फेयर की तरह होती है ना, ऊपर से गोल, तो वो उसका रेडियस बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला ऑफ ड्रैग फोर्स। जब रेडियस बढ़ेगा तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ जाएगी, तो फिर उस वो क्या करता है, चूँकि उसने अपना सरफेस एरिया चेंज कर लिया है, सरफेस एरिया चेंज करने से ड्रैग फोर्स उसके ऊपर बढ़ जाएगी, तो ड्रैग फोर्स कहाँ लगती है? ऊपर की जानिब। ठीक है, तो फिर वो क्या करता है कि अगेन एक और दफ़ा, यानी आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट, जब वो नीचे आ रहा होगा तो एक और दफ़ा फिर वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा। क्यों करेगा? पहली दफ़ा तो ज़ाहिर है विदाउट पैराशूट उसका वेट और ड्रैग फोर्स बराबर हुई थी। अब पैराशूट ओपन होने के बाद फिर अगेन एक और दफ़ा जो है वो वेट और ड्रैग फोर्स आपके पास बराबर होंगी, बट तब जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी
पैराशूट ओपन होने के बाद वो थोड़ी सी होगी कम, जिससे वो आसानी से ज़मीन पे लैंड कर लेगा।